chemosynthetic autotrophic bacteria oxidizes various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production. अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, आइडिया दिया था कि ऑटोट्रोफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब वो अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, उन्हें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी और अगर वो एनर्जी केमिकल एनर्जी हो तो उसे क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया. अब वो उस केमिकल एनर्जी को प्राप्त कैसे करेंगे, काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, उनको पहले ऑक्सीडाइज करेंगे और उसके ऑक्सीडाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे केमिकल एनर्जी कहेंगे और उस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके ये क्या करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस. अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में घुमा सकते हैं कि रिड्यूस करके, तो हमें ना इसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बहुत बारीकी से एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं. They play a great role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. अब ये कैसे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में अपना किरदार निभा रहे हैं, जैसे कि अब इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन फॉर्म्स में कन्वर्ट किया, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स. अब ये यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. अब प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इन यूज़फुल फॉर्म को जो इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया है इन्हें यूज़ कर सकते हैं. अब प्लांट्स इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म से इन्हें कन्वर्ट करके दे दिया बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को. अब प्लांट्स उसे यूज़ करेंगे, प्लांट्स फिर डिग्रेड होएंगे, उनकी वुड, उनके पत्ते ज़मीन पे गिरेंगे, फिर से वो मिट्टी में जाके मिलेंगे, फिर से वो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया लेंगे. तो इस तरीके से रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स चलता रहता है. और यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट्स के नाम देना, तो आपको एग्जैक्टली इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, इन्हीं नाम को याद रखना पड़ेगा. जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ऐसे बोला करो बार बार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. तब जाकर हमें ये अच्छे से दिमाग में फिक्स होएगा. और यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का बदल दिया, फॉस्फोरस की जगह क्लोरीन डाल दिया तो हम वहीं पर फंस गए. तो इस तरीके से हमें इन एलिमेंट्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी को इस तरीके से रीड करना पड़ेगा. नेक्स्ट है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया. मैंने बताया था कि मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रोफ. और उन हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी मेजोरिटी क्या है, डीकम्पोजर्स, जो मतलब डेड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स. मतलब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उन पर एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, फिर वो एंजाइम से जो वो जो खाना है उसको अपनी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे अब्जॉर्व कर लेंगे. तो इस तरीके से डीकम्पोजर्स होते हैं. मैनी ऑफ देम, काफ़ी सारी बैक्टीरियाज ऐसी भी होती है जो ह्यूमन अफेयर्स पे एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. जैसे कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, वो दूध से दही बनाने में बहुत यूज़फुल होते हैं. जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध, जिसकी वजह से दूध से दही बन जाती है, तो दही हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है. एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. जैसे और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं. लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं. मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था. और लेग्यूम्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि पल्सेस आ जाते हैं जिनमें हमारी, तो उनकी प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं. तो इस तरीके से काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल ही नहीं होते ह्यूमन के लिए, सारे बैक्टीरिया डिसीज़ ही नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स. अब सारे बैक्टीरिया यूज़फुल भी नहीं होते ह्यूमन बींग्स के लिए, या हार्मफुल भी होते हैं. ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, फार्म एनिमल्स के लिए भी, पेट्स के लिए भी. जैसे कि डिसीज़ करते हैं कोलेरा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कोलेरा के कारण. टाइफाइड किसके कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी के कारण. टेटनस किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण. सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है, ज़ैंथोमेनस सिट्रे के कारण. तो इस तरीके से काफ़ी सारी वेल नोन डिसीज़ है जो डिफरेंट बैक्टीरियाज के कारण होता है. अब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है. बैक्टीरिया मेनली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, फिजन के द्वारा. जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि पहले वो अपने डीएनए को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर उन्हें डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली. तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया, यहाँ पर डायग्राम में फिगर में लिखा हुआ है डिवाइडिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है और रिप्रोडक्शन करता है. तो मेनली तो फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है.
बट जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, जैसे कि जब फेवरेबल कंडीशन है, बैक्टीरिया के पास अच्छी कंडीशंस है, उनके लिए खाने के लिए भी भरपूर मात्रा है, खाने की भी वो अच्छी उनकी कंडीशन है सारी फेवरेबल, तो वो फीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। पर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाए, जब बैक्टीरिया के हक में ना हो कंडीशंस, तब बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंडोस्पोर्स होते हैं जो बहुत हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, फिर उन स्पोर्स से बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में बाय द स्पोर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं बट एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता था एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसे कंजुगेशन कहते थे। जैसे वो ना बैक्टीरिया अपनी एक पिलाई होती है, एक ट्यूब होती है, उसे दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देते हैं और अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में डाल देते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल टी होगा, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया लेना कि पहले प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता था बैक्टीरियम, जिसे हम एक सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, नॉट एक्चुअली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो आई होप आई एम क्लियर हियर। नेक्स्ट मेंबर है हमारे मोनेरा किंगडम का माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है मोनेरा में जिनके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉल लिविंग सेल्स नॉन। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट के लिए सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स अभी तक आप जिन जान पाए वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो देखो मैंने यहाँ पे मैनी पर सर्कल करके है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर दे दिया कि ऑल माइकोप्लाज्मा तो वो स्टेटमेंट रोक जाएगी। सभी नहीं पर काफ़ी सारे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज़ कोज करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं। माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम के जोकर्स भी कहा जाता है, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। सो यहाँ पे हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया।